नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। जैसा कि हम लोग अजंत पुलिंग पढ़ रहे हैं और उससे पूर्व संज्ञा प्रकरण से लेकर के पंच संधि तक सूत्र और अष्टाध्यायी के क्रम से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नंबर है अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम के बाद का जो सूत्र है कृत तद्धित समासास्य। मैं अर्थवत धातु को आपको एक एक समास के साथ अनुवृत्ति के साथ पूरा आपको मैं समझा दिया हूं। आप उसको जब समझ लेंगे तभी इसमें आइए, अन्यथा मत आइए। और मैं आपको बताया विद्वान लोग शब्द को दो प्रकार से मानते हैं, जैसे एक व्युत्पत्ति पक्ष और एक अव्युत्पत्ति पक्ष। जो अर्थवत धातु रप प्रत्यय है तो अव्युत्पत्ति पक्ष में आएगा, अर्थात उसमें कोई धातु, जैसे राम शब्द है तो हम उसमें कोई धातु इत्यादि का ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम करेंगे, अर्थात राम कहने से हमें बोध हो जाएगा दशरथ पुत्र राम। वहां पर हम प्रत्यय ये नहीं देखेंगे, धातु नहीं देखेंगे, तो अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा। और जब हम देखेंगे राम शब्द में धातु कौन है, प्रत्यय कौन है, तो उसके लिए अलग सूत्र लगता है। तो इसमें देखिए कौन सा सूत्र है, कृत तद्धित समासाश्च। ये क्या कह रहा है, इसको सूत्र को समझने के लिए आपको तो इसमें आपको कृत दिया है, तद्धित दिया है, इतना ही दिया, तो आप इसको कर सकते हैं कृत तद्धितश्च समासाश्च कृत तद्धित समासाः। इतरेतर दोनों समास इसमें आप कर सकते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समास प्रत्यय। आप तो इतना ही अर्थ भी समझे। तो उसके इसको समझने के लिए हमको और पीछे की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, अर्थवत धातु रप प्रत्यय सूत्र से अर्थवत की अनुवृत्ति आएगी और प्रातिपदिकम से यह विभक्ति परिणाम हो जाएगा तो प्रातिपदिकानी बन जाएगा, तो प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसको आपको इसमें अर्थ समझना है। कैसे, जो कृत और तद्धित है वह कभी अकेले नहीं आएंगे, वह कैसे आएंगे, अर्थवत, अर्थ से युक्त आएंगे, अर्थात जो उसमें प्रत्यय होता है वो प्रकृति। अब वह अर्थ से कैसे आएंगे, तो इसके लिए आप एक परिभाषा नोट कर सकते हैं। कौन सी परिभाषा है, प्रत्ययात पूर्वम क्रियत इति प्रकृति। लिख देता हूं आपके लिए, कौन सी है, प्रत्ययात, और क्षमा चाहता हूं आपको कम दिखे क्योंकि मैं गांव में आ गया हूं तो यहाँ पर मार्कर और ऐसी बोर्ड की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको इसी में समझा रहा हूं, हो सकता है दिखाई पड़े आपको अच्छे से। प्रत्ययात क्या है, फिर इसके बाद पूर्वम क्रियत इति प्रकृति, क्रियत इति प्रकृति। अब इसमें आपको समझना है धैर्य से, क्योंकि आप यदि ये दो सूत्र समझ जाते हैं ना, अर्थवत धातु रप प्रत्यय और कृत तद्धित समासाश्च, तो आपका जो आगे आएगा ना उसमें देखिए कितना आपको सरलता मिल जाएगी। पर शर्त ये है कि दो सूत्र आपको धैर्य से समझना है। प्रत्ययात पूर्वम क्रियत इति प्रकृति, ठीक है। अब इसमें पहले मैंने क्या कहा, कृत और तद्धित है वह अकेले नहीं आते हैं, ठीक है, किंतु जब प्रकृति से युक्त हो जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, वह अर्थ वाले हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, कृत तद्धित अकेले नहीं आते हैं, परंतु जब वह प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, अर्थ वाले हो जाते हैं। कौन, कृत तद्धित। परंतु आपके मन में फिर प्रश्न उठा होगा कि वह प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के लिए मैंने एक परिभाषा लिख दिया, प्रत्ययात पूर्वम क्रियत इति प्रकृति ही, अर्थात जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। समझ में आ गया क्या, जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। और कृत तद्धित किसके साथ आते हैं, प्रकृति के साथ आते हैं, तो वह अर्थ वाले हो सकते हैं, हो जाते हैं। और फिर मन में आपको प्रश्न हुआ कि प्रकृति क्या होता है, तो क्या हुआ, जिससे प्रत्यय विधान किए जाते हैं वह प्रकृति कहलाती है। प्रत्ययात पूर्वम क्रियत इति प्रकृति, लिखा है ना, प्रकृति। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो कृत और तद्धित हम ऐसा अब नहीं पढ़ेंगे, हम कैसा पढ़ेंगे, कृदंत तद्धितांत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थवत वाले। तो आप इसको मिटा देता हूं, देखिए अर्थ आप करेंगे इसका, तो क्या लिख देंगे, कृदंत, ठीक है। कृत से क्या हुआ, कृदंत हुआ, फिर तद्धित से क्या हुआ, तद्धितांत हुआ, क्योंकि वह अर्थ वाला हो जाएगा ना, जब प्रकृति से जुड़ जाता है तो वह अर्थ वाला हो जाता है। कृदंत, तद्धितांत और समास, ये क्या कहलाते हैं, समास, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, कृदंत, तद्धितांत और समास। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कृदंत, कृत से कृदंत कैसे हुआ, समझ गए ना आप।
कृदंत तद्धितांत समास भी प्रातिपदिक संज्ञा हो। ठीक है, जैसे पहले हुआ है वैसे पूर्ववत कृदंत तद्धितांत समास भी प्रातिपदिक संज्ञक हो। ठीक है, अब इसमें अर्थ वाले भी, इसमें अर्थवत की अनुवृत्ति आ रही है, इनका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि अर्थ नहीं, इसीलिए मैंने कहा पूर्ववत अर्थात अर्थ से युक्त भी होना चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि कृदंत हमारा कैसे हुआ। जैसे मैंने बताया कि जब उससे प्रकृति से जुड़ जाता है तो वह अर्थ वाले हो जाते हैं। फिर मन में हुआ कि प्रकृति क्या है, तो जिससे प्रत्यय का विधान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तब यह बना कृदंत तद्धितांत और समास। अब यह आपके मन में प्रश्न होगा कि कृदंत कहां है, तद्धितांत कहां है। तो कृदंत आप अष्टाध्याय में देख लीजिए, तृतीय अध्याय में ना वहां पर एक सूत्र है कृदतिंग। कौन सा सूत्र, उसके अधिकार में कृदंत प्रत्यय आए हैं। और चौथे अध्याय में तद्धिताह सूत्र पढ़ा गया है, उसके अधिकार में तद्धित प्रत्यय पढ़े गए हैं। जो आप विशेष जिज्ञासु वहां पर अष्टाध्याय में आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक शंका प्रश्न उठता है मन में। अब मन में ना एक प्रश्न उठता है कि आपने जो पहला सूत्र पढ़ा है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो उस सूत्र से तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जा रही थी, परंतु आपने ये दोबारा क्यों कहा समास कृतद्धित समासास्य। समास है ना यहाँ पर, क्योंकि समास में अर्थ वाला भी होता है, जो अर्थवत धातु का अर्थ है अर्थ वाला भी होता है, अब प्रत्यय भी होता है और अधातु भी होता है। परंतु आपने यहां पर दोबारा ग्रहण क्यों किया, क्योंकि न ही पिष्टस्य पेषणम, पिसे हुए का दोबारा लोग नहीं पीसते हैं। आप लोक में भी देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, कोई चीज यदि पीसी है, आटा यदि पीसा है तो उसको कोई दोबारा पीसता है क्या, नहीं पीसता ना। तो इसी प्रकार से आप जब एक बार समास को वहां पर घट रहा है तो आपने यहां पर दोबारा समास क्यों कहा, प्रतिपक्षी ने प्रश्न उठाया। तो वैयाकरण इसका उत्तर देते हैं बड़े सहजता से, कहा कि ये नियम ग्रहण किया गया है। कैसे नियम ग्रहण किया गया, यदि हम यह नहीं कहते तो कोई भी समूह, शब्दों का समूह कोई भी वह सार्थक होता तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती। जैसे देव दत्तो भुंक्ते, आप लिख सकते हैं क्या, देव दत्तो भुंक्ते, ये ठीक है, यह देव दत्तो भुंक्ते, यहां पर सार्थक अर्थ वाला है ना, अर्थ वाला है। और वहां पर क्या कहा, यहां पर कृतद्धित समासास्य कि समास होना चाहिए। तो आप इस सूत्र को देखिए, समास है क्या, समास नहीं है ना। तो यही कहा वहां पर कि पिछले सूत्र से तो इसकी क्या हो जा रहा है, प्रातिपदिक तो हो जा रहा है, परंतु इस सूत्र से नहीं होगा, मतलब कि यह समास नहीं है तो यह प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा। भले ही वह क्या हो, अर्थ से युक्त हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो, परंतु वह समास होना चाहिए। यदि वह समास नहीं होगा ना तो वह क्या नहीं होगा, प्रातिपदिक हम उसको नहीं कहेंगे। समझ में आ गई। तो देवदत्तो भुंक्ते में यह जो वाक्य है अर्थ वाला तो है परंतु यह समास नहीं है, तो इसलिए यहां पर कृतद्धित समासास्य में विशेष कहा गया है कि समास होना चाहिए। यह नियम ग्रहण करता है, यह नियम बना दिया कि समास होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया इस सूत्र का अर्थ, कृदंत तद्धितांत और समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। पूर्ववत का मतलब कि वह सब अर्थ से युक्त होना चाहिए, चाहे कृदंत हो, चाहे तद्धितांत हो, चाहे समास हो। यह बात स्पष्ट हो गई। अब जो अगला सूत्र है तो अब उसको देखते हैं। देखिए अब हमारा अगला यह सूत्र है, सु और जस ये लिखा हुआ है, और एक आप देखेंगे किताब में इकट्ठा उसमें दिया, मगर मैंने पदच्छेद करके लिख दिया है। इसमें क्या आपको जानना है, यह सूत्र किस प्रकार का है, तो इसमें 21 प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है। तो कैसा सूत्र हुआ, विधि सूत्र हुआ। पूछ सकता है कि यह सूत्र कैसा है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 21 प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है, तो यह विधि सूत्र कहलाया। फिर इसमें दूसरा प्रश्न उठता है कि इसका अपर नाम क्या है, तो सुप, इन प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तो सुप प्रत्यय कहते हैं। क्यों कहेंगे सुप प्रत्यय, जिस प्रकार से 14 पाणिनि के सूत्रों में अच से बोध होता था स्वर का, इसी प्रकार से सुप का बोध होगा 21 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुरू का सु है और लास्ट का सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन भी पा है। तो सुप कहने से 21 प्रत्ययों का आपको बोध होना चाहिए, और सुप कहने से आपके मन में 2 प्रश्न उठने चाहिए। एक प्रश्न ये, सुप कहने से यह 21 प्रत्यय का बोध और सुप कहने से सप्तमी का बहुवचन। तो वहां पर जो आपके सामने कंडीशन, उसी हिसाब से आपको पहचान लेना है कि यह सप्तमी व्यक्ति वाला बहुवचन का है या कि फिर 21 प्रत्यय के लिए सुप कहा गया है।
यह बात आपको समझता हूं स्पष्ट हो गई। तो एक बार आप वाचन कर लीजिए और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। जो जैसे अब यहां पर आपको जानना कि किस प्रत्यय का यहां पर अर्थ नहीं बता रहे हैं, मात्र 21 प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है। मैं कारक प्रकरण में आपसे और बृहद चर्चा करूंगा, यहां पर इतनी ही चर्चा है। अब यहां पर एक बार वाचन कर लीजिए। सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ग्यसी भ्याम भ्यस ग्यस ओस आम गी ओ सुप। आप इसको जरूर याद कर लीजिए और यह क्योंकि इसका बार बार हमारा काम पड़ेगा। अब इसको पूरा अर्थ जानने के लिए 3 आगे सूत्र और आते हैं, ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय और परस्य। भीमसेन शास्त्री जी ने प्रश्न उठाया है, बोला कि यह जो सूत्रों क्रम है ना, यह सही नहीं है, यह कि इससे पहले होना चाहिए था, यह कि उन सूत्रों को भी क्रम परिवर्तन। तो उन्होंने क्रम परिवर्तन किया है और वह वास्तव में सही है। क्या है, पहले उन्होंने रखा प्रत्यय, फिर रखा परस्य, फिर रखा ज्ञा प्रातिपदिकात। कैसे, अब देखिए प्रत्यय इसलिए रखा कि अब यह 21 है, यह क्या है, तो कहा जो प्रकृति से किया जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। कौन सा सूत्र का मैंने आपके सामने अर्थ रख दिया, प्रत्यय सूत्र का। यह अधिकार है, ठीक है, यह कैसा सूत्र है, अधिकार करता है, अधिकार विधायक सूत्र है। तो यह इसमें आप देखेंगे ना पूरे अष्टाध्याय में सबसे ज्यादा इसी सूत्र का अधिकार चलता है। तीसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय के समाप्ति तक इसका अधिकार चलेगा। तो क्या कहा, प्रत्यय जो प्रकृति से किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद समस्या आती है, जैसे राम प्लस तृतीय व्यक्ति का मैंने मान लीजिए टा रखा, ठीक है। अब इसमें समस्या आएगी कि मैं पूर्व में रखूं या पर में रखूं। आद्यंतौ टकितौ के हिसाब से हमने पढ़ चुका है ना कि आद्यंतौ टकितौ यदि टित हो तो वह आदि में हो, तो यहां पर आदि में होगा तो वह क्या अनर्थक रूप बन जाएगा, हमारा गलत रूप बन जाएगा। तो इसके लिए अगला सूत्र आता है परस्य। कौन सा सूत्र आया, यह भी अधिकार सूत्र है, ठीक है। यह हमारा अगला सूत्र आया परस्य। यह कहता है कि यह जो प्रत्यय है वो पर में होंगे। कैसे होंगे, यह पर में होंगे, अर्थात राम के बाद मैंने देखिए टा किया है ना, तो पर मतलब बाद में, ठीक है। अब समस्या आपको नहीं आएगी कि वह पूर्व में किया जाए या पर में किया जाए, क्योंकि यह सूत्र हमको बता दिया परस्य आपको पर में करना है, तो राम प्लस टा हो गया, स्पष्ट है। अब इसके बाद एक और अगला सूत्र आता है ज्ञा प्रातिपदिकात। क्या है, गिस्य आप है ना, फिर प्रातिपदिकंच एषाम समाहारः। क्या है, ज्ञा प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिकात्। आप भी इस प्रकार से समास कर सकते हैं, क्योंकि समास करेंगे ना आपको के सामने अर्थ बिखेरा हुआ आएगा। आपको देखिए सूत्र हमारा क्या था, मेरे को लगता है यह जो 21 प्रत्यय हैं आप इसको याद कर लीजिए। इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे अगला सूत्र लिखना है। क्या है हमारा अगला सूत्र, ज्ञा प्रातिपदिकात। प्रातिपदिकात यही आपका सूत्र। तो इसके लिए मैंने समास किया, क्या समास किया, गिच्च आपच प्रातिपदिकंच एषाम समाहारः ज्ञा प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिकात्। स्पष्ट हो गया। देखिए गी, गी का मतलब आप जब स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो गी, गीस, गीन इत्यादि के लिए गी प्रयोग हो गया। फिर इसमें आप है, आप कहने से आपको आप लेना है, टाप लेना है, चाप इत्यादि जो स्त्री प्रत्यय पढ़े गए हैं उनके लिए प्रयोग किया। और प्रातिपदिकंच, प्रातिपदिक से परे। अब हम देखेंगे जो हमने यह सूत्र पढ़ा था स्वौज समौज षष्ठाभ्याम भिस, अभी जो यह 21 प्रत्यय लिखे हुए हैं, अब उसका पूरा अर्थ आएगा इन 3 सूत्रों की सहायता से। आपको यह और समझना चाहिए ज्ञा प्रातिपदिकात। आप इसका विच्छेद करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें विच्छेद करेंगे तो क्या, गीज लिख लीजिए आप, गी है ना। मैं आपको समास बता दिया कैसे करना है, गींचा आपचा प्रातिपदिकम प्रातिपदिकंच एषाम समाहारः ज्ञा प्रातिपदिकम, ठीक है। तो आपसे पहले गी आया आपके सामने, फिर इसके सामने आप लिख लीजिए, गी आप और प्रातिपदिकम, ठीक है, प्रातिपदिकम। अब इसमें आपको गी से क्या लेना है, गी से ले लीजिए गीप गीस गीन। स्पष्ट है, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। देखिए मैं ये बोल रहा हूं गीप गीस, ठीक है, और गीन, ठीक है। फिर आप से आपको क्या, ये किसका हुआ, गी में, ठीक है। फिर आप में ट
टाप चाप डाप जो यह प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय में, इससे आपको लेना है टाप चाप, ठीक है, और डाप। यह अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया है ना। गीचा गिच्चा, गिच्चा मतलब गीत गीस गीन, फिर आप चा चाप डाप चाप, और यह प्रातिपदिकन। तो अब हम इस सूत्र का अर्थ देखेंगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ तो आप देख लीजिए। ग्यंत, ग्यंत मतलब गी गीत गीस गीत, और आबंत, आबंत मतलब टाप चाप डाप। तो इसका अर्थ हम किसका अर्थ देख रहे हैं? सौच समौट का अर्थ समझने के लिए हमारे पास तीन सूत्राएं प्रत्यय, परश्च और ज्ञा प्रातिपदिका, इन तीनों की सहायता से हम उस सूत्र का अर्थ निकाल रहे हैं, जिसका अर्थ है ग्यंत, यह यहां से आया, आबंत यहां से आया, फिर इसके बाद है तथा प्रातिपदिक से परे। क्या यह प्रातिपदिक है ना? प्रातिपदिक से परे यह जो सु आदि है यह 21 प्रत्यय होते हैं। समझ में आया? कब समझ में आया? ग्यंत, ग्यंत मतलब यह घीस गीप गिन, आबंत जो मैंने बताया, और प्रातिपदिक से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं। समझ में आया कि यह जो स्त्री प्रत्यय में जब वो चर्चा आएगी तो इसमें चर्चा करेंगे हम इन प्रत्ययों की, परंतु आप यहाँ पर अभी प्रातिपदिक समझिए। जैसे हम पढ़ेंगे ना राम शब्द, तो राम शब्द कैसा प्रातिपदिक है तो उससे यह प्रत्यय हो जाएंगे। समझ में आया? तो कैसा होना चाहिए? ग्यंत हो या कि आबंत हो या कि प्रातिपदिक हो, तो उससे सु और जस यह जो प्रत्यय है वह 21 प्रत्यय हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह आपको यह अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगले सूत्र के साथ मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि यह प्रकरण जो है वह चेंज हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।